चलो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 29 लिखना। इसमें है क्या एग्जैक्टली देखो। हाँ, चैप्टर के एंड में नहीं है क्या? बुक के एंड में देखो, पेज होगा बुक के एंड में। चैप्टर के एंड में मैंने पेज छोड़ा हुआ है ना। अरे कहीं ना कहीं छोड़ा होगा, आप बस पेज नंबर डाल करके वहां लिख देंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या करो, जहां पर ये कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हुआ ना, कंटिन्यूइंग गारंटी, वहां लिखो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। पहले जहां कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हुआ, हाँ, जहां कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हुआ लिखो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 29। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 29, जहां कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हुआ लिखो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 29। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, नीचे में लिख लो ना आराम से। और उसके बगल में डैश दे के लिखो रेफर पेज नंबर, जहां लिख रहे हो डिटेल में वहां पर। ठीक है, ताकि पढ़ते पढ़ते एकदम डायरेक्टली समझ आ जाए कि यहाँ पढ़ना है। और अभी तो मैं वो भेजूंगा ना आपको, तो डायग्राम में बनाना है। ठीक 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 ठीक। सुनो, अभी जैसे एक साथ सारा स्लाइड डाल देंगे तो खुलेगा ही नहीं। आ जाओ। जैसे इसमें क्या होता है कि मान लो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो कोई पार्टनर है उसका शेयर, हिस्सा, वो जो है ट्रांसफर हो गया किसी को, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, बोला कि 2/3 किसी का शेयर है और 2/3 शेयर किसी को ट्रांसफर हो गया। अब वो कैसे ट्रांसफर होता है? या तो कोई थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया जाता है, या तो फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, ठीक है, उस केस में ट्रांसफर होगा, या तो लैंड रेवेन्यू का एरियर होगा, उसको रिकवरी करने के लिए ट्रांसफर होगा। तो उस केस में ट्रांसफरी जो होगा उसका राइट्स, अधिकार क्या क्या होगा वो पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है कि जो ट्रांसफर किया जाएगा वो ट्रांसफर का मोड क्या क्या होगा, कि किस तरह से ट्रांसफर होगा वो पढ़ना है। फिर उसके बाद ट्रांसफरी को क्या क्या नहीं मिलेगा, या ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर, व्हाट आर दोज थिंग ट्रांसफर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर इन केस ऑफ ट्रांसफर। तो तीन चीज बेसिकली पढ़ना हमें, एकदम अच्छे से याद रखो। पहला इसको, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये पढ़ना है कि है क्या। दूसरा पढ़ना है कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा ट्रांसफर इज राइट, ट्रांसफर इज राइट। चौथा ट्रांसफरी नॉट एंटाइटल्ड टू, नॉट एंटाइटल्ड टू, कुछ एक्ट्स है उनके लिए नॉट एंटाइटल्ड है। ठीक है, ये चार चीज पढ़ना है बेसिकली। आ जाओ, लिखो, लिखते रहो अभी फटाफट, सबको लिखते रहो जल्दी जल्दी। पहले एज पर सेक्शन 29 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक्ट 1932, if a partner's interest is transferred, if a partner's interest is transferred
इंटरेस्ट एज, एक सेकंड को, तो एज के बाद डैश दे देना। पहला नंबर, ट्रांसफर्ड टू थर्ड पार्टी, टू थर्ड पार्टी, और चार्ज्ड ड्यू टू डिक्री ऑफ कोर्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, तीसरा सोल्ड इन द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, it creates a sufficient reason for एक सेकंड, this is the sufficient reason for reconstitution, reconstitution of a firm। हो गया पहला नंबर पॉइंट, ये दूसरा नंबर पॉइंट लिखना, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ इंटरेस्ट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, याद रखना। इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड in the following manner। पहला, मॉर्गेज, दूसरा एब्सोल्यूट ट्रांसफर, तीसरा क्रिएशन ऑफ एनी चार्ज, तीसरा क्रिएशन ऑफ एनी चार्ज, creation of any charge on such transfer by transferor। इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। हो गया, लिखना। ए नंबर, ट्रांसफरी इज, ट्रांसफरी मतलब जिसको ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड, ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड TLED, ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड टू, पहला नंबर, बुक्स, एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, दूसरा, इंटरफेयर with the conduct of the business, conduct of the business of the firm, फर्म के बिजनेस को इंटरफेयर नहीं करेगा। तीसरा, इंस्पेक्ट एनी बुक्स ऑफ द फर्म, एनी बुक्स ऑफ द फर्म। दूसरा, बी नंबर, ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू, ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू पहला नंबर, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म। क्या क्या चीज़ के लिए एंटाइटल्ड होगा? पहला, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग। अब इसको लिखना हो, कैसे लिखोगे? ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, है ना, मतलब ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन में ये सब। दूसरा, ही इज बाउंड, BOUND, बाउंड टू एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट
अकाउंट ऑफ प्रॉफिट अग्रीड बाय द पार्टनर्स। अच्छा, जो प्रॉफिट पार्टनर्स बताएगा उस प्रॉफिट को उसको लेने का अधिकार है। अग्रीड बाय द पार्टनर्स तो क्या क्या चीज़ रहेगा? पहला चीज़ है अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट, याद रखना। जो पार्टनर प्रॉफिट बता देगा वो प्रॉफिट वो रखेगा। इसके बाद दूसरा ऑन डिसोल्यूशन ल्यूशन एंड रिटायरमेंट। डिसोल्यूशन एंड रिटायरमेंट में ट्रांसफरी इज हैजर एक सेकंड रुको। ट्रांसफरी यहाँ पे दो काम हो सकता है। यहाँ पे तो एक तो उसका जो एसेट है उसमें जो शेयर है वो ले सकता है, और बुक को वो चेक कर सकता है कि भाई अकाउंट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितना शेयर है जो मेरे को मिलना चाहिए था, बस। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने का उसका अधिकार नहीं है, इंस्पेक्ट करने का अधिकार नहीं है उसका। बिजनेस में जाके बिजनेस को कंडक्ट करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट होगा तो चेक करेगा उसका हिस्सा कितना है और उसका हिस्सा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितना होगा। इसको वो बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू चेक कर सकते हैं, बस। और सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफरी हैज अ राइट टू transferee has a right to receive share in the profit and asset asset which the transferring partner transferring partner was entitled to receive plus plus transferee has a right to ascertain such share on the date of dissolution dissolution ये ना सेक्शन नंबर 29 रहा। सेक्शन नंबर 29 में
कैसे सेल होगा, ट्रांसफ़र टू अ थर्ड पार्टी, और चार्ज टू अ डिक्री और कोर्ट ऑफ टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर कोई लाइबिलिटी ड्यू होगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कोर्ट ऑर्डर दिया कि इसका शेयर से लाइबिलिटी ले लो, ठीक है। उसके बाद में कोई टैक्स वैक्स बाकी रहा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आकर के लैंड रेवेन्यू जैसे कलेक्ट होता है वैसे कलेक्ट करेगा उसको, तो शेयर ट्रांसफ़र हो सकता है। 3 केसेस है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफ़र कैसा लगा, तो मॉर्गेज कर दो, मतलब गिरवी रख दो, या फिर एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र मतलब पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र करके पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे नॉर्मल सेल होता है, ठीक है। या फिर इंटरेस्ट पर चार्ज क्रिएट कर दो, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ ट्रांसफरी क्या क्या होगा, राइट ऑफ ट्रांसफरी मतलब ट्रांसफरी को क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट पे एक्सेस नहीं मिलेगा, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, जांच पड़ताल नहीं कर सकता। ट्रांसफरी को क्या क्या और मिलेगा, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, प्लस उसको और क्या मिलेगा, वो अकाउंट ऑफ जो प्रॉफिट उसको मिलेगा अदर जो रिमेनिंग पार्टनर से प्रॉफिट उसको निकाल करके देंगे, उस प्रॉफिट को लेने का अधिकार है उसका, और वो बाउंड टू एक्सेप्ट है। अब वो नहीं बोले कि नहीं हमको फिर से चेक करना है, क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं है कि इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट और एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं चेक कर सकता, नहीं इंस्पेक्ट कर सकता, तो उसको जो प्रॉफिट निकाल के हम देंगे वही प्रॉफिट वो लेगा, ठीक है। उसके बाद अगर डिजोल्यूशन रिटायरमेंट होता है तो उसको शेयर इन द प्रॉफिट एंड एसेट वो दोनों मिलेगा जो ट्रांसफरिंग पार्टनर को मिलता, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को वो देख सकता है और असर्टेन कर सकता है कि भाई मेरा डिजोल्यूशन के टाइम पर बैलेंस इतना होना चाहिए था, ये मेरे को दीजिए, रिटायरमेंट के टाइम पर बैलेंस इतना होना चाहिए था, ये हमको दीजिए। तो बेसिकली क्या शेयर ट्रांसफ़र हो सकता है, यस हो सकता है, ठीक है, समझ गया ना, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, डिजोल्यूशन। अब देखो 4-5 पेज में डिजोल्यूशन रहेगा बेसिकली, बस खत्म है, 117 तक है डिजोल्यूशन, 112 से लेकर के 117 तक, मतलब 6 पेज, क्योंकि 112 इंक्लूसिव है। 117 माइनस 112 करेंगे तो 5 आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 112 इंक्लूसिव है। अभी पढ़ाएंगे एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट, तो ये प्लस माइनस पढ़ाएंगे इसमें, इसमें क्या क्या कुछ है थोड़ी, एक तो वीडियो है छोड़ा हुआ पहले का, उसमें पूरा ही पढ़ा दिया 40 मिनट में हम, कुछ नहीं बचा। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है, छोटा से छोटा चीज़ जो परीक्षा में सवाल बनाने के काम है वो नोटिंग में ना लिखा हुआ हो। शायद इसमें होगा एडीडी का नोटिंग मेरे पास में, हाँ वो रिवीजन था, लॉकडाउन के टाइम में घर से रिकॉर्ड किए थे वीडियो, 40 मिनट का था, सिर्फ 40 मिनट में हम 302 सवाल कराएंगे, एक से दो सवाल कराए होंगे, जिसने सारा टेक्निकल पॉइंट डिस्कस कर दिया। वो राइटअप तुम लोगों को मिल जाएगा, उसके ऊपर मतलब पूरा राइटअप ही है, बढ़िया से लिखा हो प्रॉपर, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना उसमें एडीडी का। चलो हम भी एक दो आदमी को बोल रहे हैं, वो हमको भी बोल रहा है, ठीक है, देखें सब जगह से कोटेशन सैंपल आने दो, देखते हैं तो बेस्ट होगा, मतलब द अफोर्डेबल एंड बेस्ट, नॉट चीप एंड बेस्ट। चीप वर्ड शुड बी एलिमिनेटेड वाइल मार्केटिंग एनीथिंग, ये टाटा नैनो कार वाला सिखाया है। हाँ ऐसा ऑनलाइन चेक नहीं, ऐसा ऑफलाइन ऑफलाइन देख रहे, अभी ऑफलाइन ऑफलाइन खेल रहे हम ऐसा, वो समझेगा नहीं ना, इंडियन आदमी का फीलिंग नहीं समझेगा वो। चलो तो डिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, पहले ये समझते हैं, ठीक है। उसके बाद डिजोल्यूशन का मतलब होता है, डिजोल्यूशन का मतलब होता है कि टेक्निकली
जुडिशियल रिलेशनशिप जो है ना पार्टनर्स के बीच में खत्म हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। आप लिख लो एक बार। ये क्या लिखा है? मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ, इसमें चलो लिखा हुआ है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग अलग चीज़ है। फर्म का डिसोल्यूशन मतलब देखो, पहले ए बी सी तीन पार्टनर है मान लो, ठीक है। बीच में तुम लोग 40 मिनट लिया ना मेरा, 40-45 मिनट। हाँ, तो उसका वो रिकवरी है, मतलब वो अभी मतलब जो टाइम बाद में मिलने वाला था वो पहले ही मिल गया, छोड़ दो। अभी खाली बस क्या होगा, जब आंसर बताएंगे हम लैपटॉप खोल लेंगे तो मेरे को देगा, अपडेट कर देंगे, भेज देंगे, बात खत्म। खाली 5-7 आंसर जो चेंज करना है, जो इंस्टीट्यूट का आंसर है वही दिया, बाकी गलत हो सही हो मतलब नहीं हमको इससे। हाँ हाँ। सुनो, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? हाँ, जैसे ए बी सी तीन पार्टनर है, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पार्टनर है। तो अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा तो इसमें से कोई जाएगा और कोई आएगा, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन मतलब ये सब चलेगा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ज्यूरल रिलेशंस एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मतलब उनके बीच का जो जुडिशियल रिलेशन होगा ना, वही खत्म हो जाएगा। मतलब बिजनेस ओवर, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑफ इन पार्टनरशिप, मतलब बिजनेस खत्म, बिजनेस ही बंद हो जाएगा, वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बिजनेस ही बंद हो जाना मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्जैक्टली क्या हो गया? जब या तो कोई पार्टनर रिटायर होगा, या फिर कोई पार्टनर इनकैपेसिटेटेड, मतलब वो परमानेंटली डिसेबल है, परमानेंटली डिसेबल हो गया फ्रॉम एक्टिंग द पार्टनर एज अ पार्टनर ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी। द रिलेशन बिटवीन सच पार्टनर एंड अदर इज डिजॉल्व बट द रेस्ट में डिसाइड टू कंटिन्यू। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब समझ आ गया कि पार्टनर्स का रिलेशन आपस में जो है वो खत्म हो जाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होगा? बिजनेस ही खत्म हो गया, बिजनेस स्वाहा, ठीक है, अब नहीं बचा बिजनेस, बिजनेस खत्म, वो लोग घर चलेगा, बेच बाज के सब, ठीक है, बेच घर चलेगा। It involves winding up of the firm and requires realization of assets and settlement of liability. टेक्निकली पेपर में बिजनेस बंद हो गया। होता क्या है जब फर्म बंद होता है, तो टेक्निकली पहले पेपर में बिजनेस बंद होता है, फिर उसके बाद कोर्ट अपॉइंट करता है एक आदमी को, जो आदमी आता है वो एसेट को बेचता है, क्रेडिटर लाइन लगा खड़ा रहता है, सबको देता है पैसा, जो बचता है वो पार्टनर लोग को दे देता है, बस बिजनेस खत्म। मतलब पहले डिसोल्यूशन फिर वाइंडिंग अप, ठीक है। एक मतलब वाइंडिंग अप का बेसिकली मतलब है कि फर्म को टेक्निकली बंद कर रहा है, एसेट रियलाइज करके सारा लायबिलिटी सेल कर रहा है। वाइंडिंग अप बोल के एक चैप्टर है, सी फाइनल पढ़ेंगे, पूरा 90 पन्ना का 60 पेज का चैप्टर है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 60 पेज, बहुत बड़ा है, बहुत टेक्निकल है वाइंडिंग अप। आ जाओ। तो इट डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, मतलब अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं आएगा। इट इन्वॉल्व्स ओनली व्हाट? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, 30 से लेकर के अभी तक जो पढ़ा आपने 38 तक, ठीक है, जो भी है 37-38 तक। इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रिक्वायर्स ओनली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, मतलब ये बाय द कोर्ट ऑर्डर होता है, ये कोर्ट ऑर्डर नहीं होगा। अरे हमको पार्टनर को बुलाना है, किसी को रिटायर करना है, तो आपस में सेलेक्ट लेंगे ना, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कोर्ट को क्यों लेकर के आएंगे बीच में, समझ रहे हैं? अच्छा, ये तो रहा डिसोल्यूशन का मतलब, एकदम आप कहानी बस सुनते जाएंगे धीरे धीरे करके, और आराम से आसानी से ये खत्म होता चला जाएगा। मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या है कि किस तरह डिसोल्यूशन होगा? दो तरह से होता है, एक होता है वॉलंटियर डिसोल्यूशन, मतलब खुद की इच्छा से डिसोल्यूशन, और एक होता है कोर्ट करवाता है डिसोल्यूशन। तो खुद की इच्छा से जो डिसोल्यूशन होगा ना, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और वॉलंटियर डिसोल्यूशन, वो क्या क्या है? डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में लिखा है कि 4 साल के बाद बंद हो जाएगा बिजनेस, तो बंद हो गया, ठीक है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, लिखा है कि बंद होना है तो बंद हो गया।
डिसोल्यूशन और हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो उसका बिजनेस ही सरकार बैन कर दिया, बिजनेस ही बंद हो गया। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल चल रहा है, कोई पार्टनर नोटिस दे दिया सारा पार्टनर्स को कि पार्टनर का फिर से बिजनेस को डिसॉल्व करना है, तो डिसॉल्व, समझ रहे हैं। तो ये 4 तरीका है। उसके बाद डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट कब संज्ञान लेगा आपके डिसोल्यूशन वाले केस के लिए। पहला इनसैनिटी या अनसाउंड माइंड ऑफ पार्टनर, ठीक है। दूसरा परमानेंट इनकैपेसिटी, मतलब पार्टनर्स अब कभी भी साउंड माइंड का नहीं हो पाएगा और बिजनेस नहीं कर पाएगा। मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट किया गया कोई भी, ठीक है। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, रेगुलर ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट हुआ है बाय द एंड ऑफ द पार्टनर। ठीक है, परसेंटेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो अग्रीमेंट में लिखी बात है उसको बार बार ब्रीच कर रहा है, ताकि बिजनेस को कंटिन्यू करना जो है पॉसिबल नहीं हो गया है अब पार्टनर के द्वारा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 29, ठीक है। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पढ़ाया होगा, कंटिन्यूस या परपेचुअल लॉसेस, जन्म से लॉसेस चलता आ रहा है तो क्या ही करें फिर, ठीक है। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, मतलब अगर कोर्ट को लगे कि ये सही है, सही मायने में इसको हमको कर देना चाहिए, ऐसा ग्राउंड मिल जाए कि उस ग्राउंड पे उसको सही लगे पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करवाना, तो वो बंद करवा देगा। जैसे डेडलॉक इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में डेडलॉक हो गया, मतलब मैनेजमेंट का आपस में नहीं बन रहा, मैनेजमेंट ही अपने अपने, किसी का बात नहीं सुना कोई मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट बंद है, मतलब मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा ठीक से, ठीक है। वेयर द पार्टनर आर नॉट इन टेकिंग टर्म्स बिटवीन देम, मतलब पार्टनर्स के आपस के बीच का जो अग्रीमेंट है उस अग्रीमेंट पे पार्टनर्स लोग उस अग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहे ठीक से। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, ठीक है, इसको एक बार ऐसा रहने दो। गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, बोल रहा है कि एक पार्टनर है जो सब जुआ हुआ खेल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे बिजनेस को अगर किसी भी तरह इम्पैक्ट आता है तो वो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के तौर पे उसको ले लेगा। क्या हुआ, क्या हुआ, किसको किसको क्या हो गया, क्या हो गया उसको। आ जाओ, चलो। तो ये भाई ये 7 और 4 11 ठो केसेस रहा। अब एक एक करके धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं ना पहले एक बार यहाँ जाता हूँ, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, एकदम थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, मैं इसको और डिटेल में बढ़ा सकता था, इसमें डाल सकता था, लेकिन मैं डिटेल में डाला नहीं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसे इसमें लिख रखे हैं इन्होंने, ठीक है। अपने को बस उतना ही पढ़ना जितना ज़रूरत है। इंसैनिटी या अनसाउंड माइंड, बोला कि अगर पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर नहीं हो तो, और वो अनसाउंड हो गया है तो कोर्ट में डिजोल्व द फर्म ऑन अ सूट ऑफ द अदर पार्टनर्स और बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द इंसेन पार्टनर। टेम्पररी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब कोरोना वोरोना किसी को अगर हो गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो वो इंसेन तो नहीं हो।
या फिर उसको थोड़ा शॉक वॉक कोई चीज़ का लगा है, थोड़ा सदमा में किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, तो वो धीरे से क्या होगा, ठीक हो सकता है धीरे से। धीरे से ठीक हो सकता है, ठीक है। तो अरे समझो, कहने का मतलब है कि या तो कोई और पार्टनर, या तो बिजनेस में कोई और पार्टनर, या तो फिर उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति, उस पार्टनर से पर्सनली मतलब रिलेटेड कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। बस बात आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो इसीलिए बोला ना कि टेम्पररी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर डिजोल्यूशन। अरे ऐसे थोड़ी होगा, अब ये एक लाइन लिखा है, इसमें क्या होगा, प्रूफ करना पड़ेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लगेगा, वो चेक करेगा, बताएगा, ठीक है, टेम्पररी है कि परमानेंट है। हाँ तो हो गया डिजॉल्व हो गया, फॉर्म बंद हो गया। अब एक बार फॉर्म बंद हो गया तो फिर क्या होगा, फिर फॉर्म को रिवाइव थोड़ी कर सकते हैं, फिर नया बिजनेस शुरू करो फिर। हाँ तो नया फॉर्म चालू करो फिर, क्या है। हाँ क्या उस फिर, अब वो बंद हो गया ना, अरे जो गया वो गया, अब नया आया उसके साथ कैसे होता है। लाइफ में बहुत दिन से चल रहा कोई, ठीक है, फिर शादी हो गया तुम्हारा, तो फिर तुम हमको बताओ ना, फिर तुम क्या उस आदमी को एंटर करने देगा अपने लाइफ में, फिर लाइफ में एंटर करने देगा, तो यहाँ तो एंटर मान लो करने दे भी दिया, वो कुछ नहीं, वो सब एडजस्टमेंट हो जाता है। अरे वहाँ सब, अब हम क्या ही बोले, उसमें सब सब नॉर्मल सब, वहाँ सब कुछ बराबर हो जाता है। जैसे ही तुम मांग भरो सजना वाला गाना चला देता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल है, तुम यहाँ वाला आदमी को एंटर नहीं करने देगा, अब तुम पुराना चला गया, अब दूसरा फिर नया लाइफ चालू हुआ, अब उस लाइफ में तुम किसी को एंटर करेगा तो अपने लाइफ में तूफान लाना चाहता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि हाउ हाउ विल यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। इसमें कौन सा ही मैनेजमेंट चाहिएगा। फिर दो दो शिफ्ट में काम करना पड़ेगा तुमको। अब देख लो क्या करेगा, मेरे को क्या ही पता। अनसाउंड माइंड हो गया, ठीक है। तो कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है किसके द्वारा, सूट कौन फाइल करेगा, अदर पार्टनर, यहाँ लिख लो अदर पार्टनर सूट फाइल करेगा, प्लस इससे कोई, ये नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द इंसेंट पार्टनर का मतलब फ्रेंड नहीं, नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब नियर रिलेशन में कोई भी है वो सूट फाइल कर सकता है, समझ रहे ना। हाँ ये दो मार्किंग कर लो ना, दो ऐसा उसको हाईलाइट कर लो बस, ठीक है। पहला पॉइंट क्वेश्चन, अगर अरे वो नहीं कर सकता ना, बोला इसलिए तो बोला अदर पार्टनर, देखो ना यहाँ बोला है अदर पार्टनर, और या तो फिर नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द इंसेंट पार्टनर, उसको क्या ही पता क्या चल रहा है लाइफ में। ठीक है चलो, बोल रहा है कि परमानेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछेगा कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बाय द कोर्ट, 4 नंबर या 6 नंबर, डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन वाला पॉइंट है। तुम लोग एक चीज लेकिन बना लो कि जितना डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर कभी गलत मत लिखना, वो शंकर जी का प्रसाद है, उसको जैसे खाना और खुश हो जाना। मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया, उसका तो लोग पॉइंटर 4 पॉइंट गिना हुआ है, जो रिजम तुम लोग उल्टा लिख दिया है, जो रिजेंबल करता है लेकिन वर्ड नहीं है। हाँ चिट फंड, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, गेम और स्किल पर डिपेंड करता है, और एक कौन सा, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। ऐसा तुम मेरा बात समझो, इस तरह का जो कोई क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम, तुमको खाली पॉइंट लिखना, नंबर पाना है, 4 में 4 मिलेगा। नहीं कोई नहीं काटेगा, हम क्या, कोई नहीं काटेगा। हाँ आ जाओ, परमानेंट इनकैपेसिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया मतलब व्हेन अ पार्टनर अदर देन द सुइंग, अदर देन द पार्टनर सुइंग, जो पार्टनर सू कर रहा है डिसोल्यूशन के लिए उसको छोड़ करके,
हैज बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इज ड्यूटी एज अ पार्टनर, मतलब वो परमानेंटली मान लो पैरालाइज हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, देन दी कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म, कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर देगा। सच परमानेंट इनकैपेसिटी में रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी और इलनेस। एकदम सिंपल सा पॉइंट है, कुछ नहीं जानना। अगर मान लो कोई पार्टनर फिजिकली डिसेबल हो गया कि अब वो पार्टनर काम नहीं कर पाएगा, चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता, उसका दिमाग काम नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो कोर्ट जो है ऑर्डर कर देगा कि भाई ये परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो गया, अब डिसोल्यूशन कर देना चाहिए। उसके बाद आता है अच्छा, इसमें इसमें ये बताओ मेरे को, जो एप्लीकेशन करेगा, एप्लीकेशन कौन करेगा, लिख लो ना, एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन, फॉर डिसोल्यूशन कौन करेगा, हाँ, मतलब हु इज नॉट इनकैपेसिटेटेड, इनकैपेसिटेटेड मतलब जो परमानेंटली इनकैपेसिटी में नहीं है वो पार्टनर करेगा, ठीक है। यहां लिखा हुआ अदर देन सुइंग, अदर देन सुइंग का मतलब जो पार्टनर सू कर रहा है वो इनकैपेसिटी में नहीं होना चाहिए, परमानेंट इनकैपेसिटी में नहीं होना चाहिए। सुनो, मिसकंडक्ट आओ, मिसकंडक्ट का मतलब क्या हो गया, मिसकंडक्ट का मतलब हो गया कि कोई पार्टनर ऐसा काम किया, ऐसा कर्म कांड किया, ठीक है, जिस कर्म कांड के चलते बिजनेस को इफेक्ट पड़ रहा है, यानी बिजनेस को इफेक्ट पड़ रहा है, बिजनेस में बिजनेस चल नहीं पा रहा ठीक से, तो वो पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट माना जाएगा। जब वो पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट माना जाएगा, जब वो पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट माना जाएगा, तो उस केस में अदर पार्टनर जो होंगे, जो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट नहीं होंगे, वो पार्टनर क्या करेंगे, कोर्ट को सू कर, मतलब कोर्ट में अप्लाई करेंगे फॉर डिसोल्यूशन, ठीक है। हाँ, 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 वो सीक्रेट पार्टनर पढ़ाया मैंने। सीक्रेट पार्टनर किसी चीज के लिए कैसे लाइबल होगा, देखो लाइबिलिटी का इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट शेयर करता है, सबसे बड़ा इसका थीम वही है। तुम अगर जो चेक करोगे ना, तो थीम वही है कि जो पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कर रहा है, हिस्सा ले रहा है, वही उसकी लाइबिलिटी है। कि जैसे जो पार्टनरशिप नाम देता है ना, उसके देखोगे उसमें लिखे हैं ही इज़ नॉट लाइबल, तो अगर सीक्रेट पार्टनर इज टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस, देन ही विल बी लाइबल, ठीक है। क्या हुआ, चलो सुनो जरा भी, सुनो बच्चों, मिसकंडक्ट का मतलब where a partner other than the partner suing is guilty of conduct which is likely to affect prejudicially the carrying on of business, the court may order for dissolution of the firm by giving regard to the nature of the business। बोल रहा कोई ऐसा पार्टनर है जिसका कंडक्ट, जिसका कर्म कांड से बिजनेस को बड़ा हैम्पर हो रहा है, मतलब बिजनेस को हैम्पर हो रहा है, तो वो पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कहलाएगा। और अदर पार्टनर जो होंगे, जो गिल्टी नहीं होंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अप्लाई करेंगे फॉर डिसोल्यूशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब मिसकंडक्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड हो, जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कोई जुआ खेलता है बार बार, जुआ खेलने से भी बिजनेस को इम्पैक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन मिसकंडक्ट का पॉइंट में आ सकता है, ठीक है। The important point is the adverse effect of the misconduct on the business. In each case, nature of business will decide whether an act is misconduct or not. जैसे था ना ये वाला पॉइंट, ये वाला गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा। तो मिसकंडक्ट में क्या क्या लिखना है, बोलो ना, लिखना पड़ेगा कि तुमको समझ में आ गया, हाँ। बिजनेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। सू कौन करेगा, नॉन गिल्टी पार्टनर,
हु विल सू? नॉन गिल्टी पार्टनर। अप्लाई जो एक ही चीज है, नॉन गिल्टी पार्टनर। ठीक है। मिसकंडक्ट मस्ट अफेक्ट द बिजनेस। अफेक्ट द बिजनेस, वो बिजनेस को अफेक्ट करना चाहिए। अगर अफेक्ट नहीं करेगा तो मिसकंडक्ट नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है पहला लिख लो। गैम्बलिंग। दूसरा, नॉट अटेंडिंग बिजनेस। नॉट अटेंडिंग बिजनेस। तीसरा, बुक्स हैज बिन टेकन अवे। कोई बुक्स उठा के लेके चला गया। फर्म का बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्यूटर उठा के ले जाए, हार्ड डिस्क उठा के लेके चला जाए, जिस हार्ड डिस्क में सारा इंस्टॉल था। ये सब मिसकंडक्ट है, ये एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट है। क्या हुआ? परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। आगे देखो, वेर अ पार्टनर अदर देन पार्टनर सोइंग। ठीक है, याद रखना, अदर देन हर जगह अदर अदर देन लगाना है। विलफुली, अपने मन से। परसिस्टेंटली मतलब जब मन करे तब कंटिन्यूअसली, एकदम कोई ऐसा टाइम नहीं छोड़ रहा। कमिट्स ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म। बोला विलफुली परसिस्टेंटली कमिट करता है ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द फर्म और द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और otherwise so conduct himself in the matters related to the business that it is not reasonably practicable for other partner to carry on the business in the partnership with him। रोज आकर के शराब पी करके बिजनेस में तोड़ फोड़ कर रहा है। then the court may dissolve the firm at the instance of any of the partner following comes into the category of breach of contract। देखो क्या क्या लिखा है। embezzlement मतलब चोरी, चोरी। कीपिंग एरेनियस अकाउंट, धोखा, फ्रॉड। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, ये भी क्या हो गया? मिस एप्लीकेशन। रिफ्यूजल टू शो अकाउंट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। समझ रहे? बार बार बोला जा रहा है अकाउंट दिखो बोला ना। अरे आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या करके रखे, जैसे हम पापा पूछते हैं अकाउंट दिखाओ अपना। अरे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको मेरा पीएल बैलेंस शीट छोड़िए ना। क्या कितना चाहिए बोलिए। तो फिर बोले तुम कुछ ना कुछ हमसे ही ले लेते हैं कभी कभी। हमने हाँ लेकिन जो भी है। हम्म, हम्म। जगह कैसे कह, डिजॉल्व होने का मतलब पेपर में रिलेशन खत्म। ठीक है, अब अगर बाहर रिलेशन रखना रखो, मान लो फिर तो उन्हीं दोनों में उसी में से किसी पार्टनर को मिलकर नया बिजनेस शुरू करना कर सकता है। सब डिजोल्यूशन मतलब क्या होता है पता है? पहले टेक्निकली पेपर में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म नाम काटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोर्ट अपॉइंट करेगा एक आदमी, जो आदमी आएगा वो सारा एसेट देखेगा, देख करके, हाँ लिक्विडेटर जिसको बोलते हैं, वो एक एक करके एसेट बेचेगा, एक एक करके पैसा पेमेंट करते रहेगा सबको, जो बचेगा लास्ट में पार्टनर लोग को दे देगा, फिर बोलेगा तुम लोग जाओ यहाँ से, आज के बाद से तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सब स्वाहा है, मतलब है ही नहीं अब कुछ। अब वो लोग नया बिजनेस शुरू करना तो बाद में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिजॉल्व नहीं होगा।
वो डिसॉल्व नहीं होगा। डेथ अगर हो गया ना तो कंटिन्यूइंग पार्टनर चाहे तो कैरी ऑन कर सकता है बिजनेस को। ये डिसोल्यूशन का मतलब पूरा ही बिजनेस खत्म होना है। वो लोग चाहे तो कर सकता है, वो मर गया तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब एक आदमी मर जाता तो बिजनेस थोड़ी बंद हो जाता है, चलता रहता है। वो अप्लाई करेगा कि हम लोग अब नया फर्म रिकन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, अप्लाई करके रजिस्टर नया फर्म को रजिस्टर कर लेगा रजिस्टर ऑफ फर्म में, फिर कंटिन्यू करेगा। हाँ बस ऐसे मान लो ए बी सी डी था, अब ए बी सी हो गया। अभी मान लो मतलब नहीं, जैसे उनका बिजनेस हो कोई नाम मान लो शिक्षा एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो उसी नाम से कैरी करना चाहते हैं तो उसी नाम से कैरी करें, नहीं कैरी करना चाहते तो दूसरा नाम ले लें, ठीक है। लेकिन अंदर के अंदर में जो रिकन्सिडरेशन होगा, अग्रीमेंट जो होगा, उससे पार्टनर चेंज हो जाएंगे। हाँ नहीं, अभी कोई बिजनेस है मान लो भीखाराम चांदमल है, 4 पार्टनर है, एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो भीखाराम चांदमल इतना इनका बड़ा बढ़िया बड़ा ब्रांड है, क्या वो छोड़ के वो कुछ हो जाएगा क्या उसने, वो ऐसे ही चलेगा। बस अंदर में पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट में सब चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है। चलो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बोला, वेयर अ पार्टनर अदर देन पार्टनर सुइंग हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी और हैज अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज और सोल्ड बाय द कोर्ट इन द रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, द कोर्ट में डिजॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी अदर पार्टनर। मतलब अगर कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट बेच दिया है तो बिजनेस डिजॉल्व हो सकता है। सेक्शन 29 में डिटेल में पढ़ चुके हम लोग, सेक्शन 29, ठीक है, बाकी पढ़ने का नहीं है। कंटिन्यूअस या परपेचुअल लॉसेस, अगर बिजनेस में कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहा है, बस धमाधम लॉस हो रहा है, ठीक है, तो बिजनेस को बंद करना ही बेटर होगा। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स बोला, अगर कोर्ट कंसिडर करता है कोई एक ग्राउंड टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इट में डिसॉल्व द फर्म। द फॉलोइंग आर दी केसेस फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, क्या क्या, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, ठीक है, द पार्टनर्स आर नॉट इन टेकिंग टर्म्स बिटवीन देम, लॉस ऑफ सबस्टेटम, गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 4 पॉइंट है, थोड़ा सा बस याद रखेंगे। तो ये जो था कि भाई कोर्ट डिजॉल्व कैसे कर सकता है किसी फर्म को, उसके ऊपर ये पॉइंट था, ठीक है। अब आए, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिजोल्यूशन बाय अग्रीमेंट बोला, अ फर्म विल बी डिसॉल्व्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, याद रखना, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर अग्रीमेंट के हिसाब से हो रहा है तो अग्रीमेंट में जिन जिन पार्टनर का नाम लिखा रहेगा उन पार्टनर के हिसाब से ही डिसॉल्व होगा। उसके बाद कंपल्सरी डिसोल्यूशन बोला, फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry it on in partnership, provided when more than one separate adventure or undertaking is carried on by the firm, the illegality of one or more shall not of itself cause the dissolution of the firm in respect of its lawful adventure and the undertakings। ठीक है, वो बोल रहा है कि कोई भी बिजनेस अगर ऐसा हो जाता है कि इलीगल बन जाता है किसी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आने के बाद, तो वो वाला खाली सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो वाला सेगमेंट जो होगा खाली क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो लीगल सेगमेंट होगा वो चलता रहेगा। मान लो 4 बिजनेस हो, उसका उसी पार्टनरशिप फर्म का चार तरह का बिजनेस है, तो कोई एक तरह का बिजनेस क्या हो गया, इलीगल साबित हो गया, तो उस तरह का बिजनेस क्या होगा, बंद, बाकी सब चलता रहेगा। इसको सब पढ़ लेना, ठीक है। उसका डिसोल्यूशन ऑफ ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज बोला, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंटिजेंसी। पहला फिक्स टर्म होगा, ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, ये इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में इसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए किया गया है और वो काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तीसरा, डेथ हो गया पार्टनर का, एंड चौथा, एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। सर्टेन कंटिजेंसीज के ऊपर ये बात फिक्स होती है, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट है, कौन कौन सा, पार्टनरशिप फिक्स टर्म के लिए था और वो टर्म एक्सपायरी हो गया तो बंद। उसके बाद कोई काम करने के लिए बना हुआ था, वो काम कंप्लीट हो गया तो बंद। डेथ हो गया तो बंद। एडजुडिकेट हो गया कोई इंसॉल्वेंट के तौर पे तो बंद, ठीक है। तो 4 केस में ये बंद हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय नोटिस एट विल, इसको पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है, सारे पार्टनर को नोटिस देते हैं। इफ द डेट इज मेंशन्ड द फर्म इज डिसॉल्व्ड एज फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस,
और इफ नो डेट इज सो मेंशन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, ये याद रखना पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पार्टनरशिप एट विल पहले पढ़े ही हैं आपको, वहाँ पता है कि क्या किस तरह से डिजोल्व होता है। तो ये डिजोल्यूशन पे बात हो गई, ठीक है। अब आइए, अब डिजोल्यूशन होने के बाद जब प्रॉफिट वगैरह बटेगा तो कैसे बटेगा उस पर बात होगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजोल्यूशन, तो ये पूरा का पूरा पार्ट केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर केस स्टडी। और जबकि एक पर केस स्टडी तो खैर इस बार आ ही गया है, इस पर आया था 46 पे कि हाँ इस पे आया था 48 पे, ये 48 पे शायद आया था। फोर्टी एट पे ही आया था। बोला कि अब पार्टनर लोगों का मतलब बेसिकली इम्पैक्ट की बात करेंगे, इम्पैक्ट क्या क्या आएगा। बोल रहा है कि पहला पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिजोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये पोर्शन सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 घंटा लगेगा इसको पढ़ाने में। हाँ, अरे वहाँ 30 से 31 पढ़ाने में पौने 2 घंटा लग गया। आ जाओ, द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल एज सच टू थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट डन बाई एनी ऑफ देम विच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म इफ डन बिफोर द डिजोल्यूशन अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ द डिजोल्यूशन। ये लाइन क्या बोला, बोला कि द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल एज सच टू थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट डन बाई एनी ऑफ देम which would have been an act of the firm if done before the dissolution until the public notice is given for the dissolution। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं रिटायरमेंट में कि जब तक कि पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं ना तब तक क्या होगा, पार्टनर का कोई भी एक्ट होगा, डिसोल्यूशन के बाद भी कोई भी एक्ट होगा, उन सभी एक्ट के लिए वो सब कोई क्या होगा, लाइबल होगा, ठीक है। याद रखना, पार्टनर का कोई भी एक्ट होगा उन सभी एक्ट के लिए वो लाइबल होगा जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोविजो हो गया, एक्सेप्शन, इवन वेयर नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन हैज नॉट बीन गिवन देयर विल बी नो लायबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट एक्ट्स इन केस ऑफ, इन सब के केस में अगर नोटिस नहीं भी देते हैं तो भी इन सब के केस में नो लायबिलिटी विल अराइज। कौन कौन सा है, स्टेट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, जो पार्टनर मर गया उसकी संपत्ति से कुछ नहीं ले सकते आप, कोई लायबिलिटी नहीं होगी उसकी। इंसॉल्वेंट पार्टनर से आप कुछ नहीं ले सकते। और डोरमेंट पार्टनर मतलब नॉन फंक्शनिंग पार्टनर, जो नॉन वर्किंग पार्टनर है, a partner who was not known as a partner to the person dealing with the firm, ठीक है। मतलब डोरमेंट मतलब होता है नॉन फंक्शनिंग नॉन वर्किंग, ठीक है। कोई नॉन फंक्शनिंग नॉन वर्किंग पार्टनर होगा उससे आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो इन 3 केसेस में आप नहीं ले सकते लायबिलिटी का पैसा। अगर पब्लिक नोटिस दिया गया है, नहीं दिया गया है तो भी, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है तो भी आप इनसे पैसा नहीं ले सकते। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पब्लिक नोटिस नहीं देंगे और डिसोल्यूशन के बाद भी कोई भी एक्ट होगा पार्टनरशिप फर्म का, उन सारे एक्ट के लिए सब कोई लाइबल होगा, ठीक है। उन सारे एक्ट के लिए सब कोई लाइबल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो नोटिस दे दिया नहीं दिया है तो भी इन 3 केसेस में कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी डन आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन अगर पार्टनर्स ने कोई भी एक्ट किया उन सारे एक्ट के लिए लाइबल होगा कौन, पार्टनर्स लोग, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो, ठीक है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो लाइबल होगा, दे दिया तो नो लाइबिलिटी। लेकिन इन सब केसेस में अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। समझ रहे, एकदम सिंपल है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। उसके बाद
पढ़ लेना एग्जाम्पल, रीड आउट, नॉर्मल है। राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वुंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, बोल रहा है क्या, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एनी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल हैव राइट अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स to have property of the firm applied in payment of the debts of the firm and to have the surplus distributed among the partner or their representative according to the respective rights। तो बोल रहा है कि बेसिकली जो पार्टनर के रेजोल्यूशन होने के बाद में पार्टनर कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे या फिर कोई पार्टनर होगा, उसका अधिकार बनता है क्या, अगेंस्ट अदर पार्टनर, प्रॉपर्टी लेने का या फिर सरप्लस जो मिलेगा, बचेगा जो पैसा बांटने के बाद में, उसको लेने का। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप, बोला अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कंटिन्यू विच आर नेसेसरी टू वाइंड अप द फर्म। मतलब कम जब फर्म को वाइंड अप कर रहे होंगे, मतलब रियलाइज करके एसेट को बेच रहे होंगे, फर्म को लीगली बंद कर रहे होंगे, उस केस में जो अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कंटिन्यू, मतलब पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है, वो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कब, विच आर नेसेसरी टू वाइंड अप द फर्म, जो फर्म को वाइंड अप करने के लिए नेसेसरी है। दूसरा, टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन पेंडिंग एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है ये। बोल रहा है कि अगर जब फर्म वाइंड अप हो रहा होगा तो वाइंड अप होने के टाइम पर जो पार्टनर की अथॉरिटी होती है एक दूसरे के प्रति, मतलब प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा और उनका म्यूचुअल राइट्स भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जो वो क्यों कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वाइंड अप करने के लिए वो नेसेसरी है। दूसरा, कंप्लीट करने कोई अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन पड़ा हुआ, किसी को डिलीवरी देना हो, किसी से पैसा लेना हो, किसी को पैसा देना हो, उसके लिए। अच्छा ठीक है, एक्सेप्शंस लिखने के लिए बोला गया, ठीक है लिखवाते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा तो इस केस में वो कंटिन्यू रहेगा क्या, पार्टनर्स के बीच का अथॉरिटी और पार्टनर्स के बीच का म्यूचुअल राइट। आगे 48 सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, मतलब पार्टनरशिप अकाउंट कैसे सेटल होगा। देखो इस पर क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है ये। खैर इस बार तो केस स्टडी नहीं पूछेगा क्योंकि अभी पूछ दिया, मतलब ये पूरा पार्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पार्ट के, मतलब इस पूरे पार्ट में जितना भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है वो सब पूछेगा। देखो, इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉलोइंग रूल्स शैल सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बाय द पार्टनर, मतलब सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट, मतलब अग्रीमेंट में लिखा होगा उसके हिसाब से, मतलब अग्रीमेंट अगर कुछ और लिखा होगा तो कुछ और फॉलो होगा, नहीं तो ये फॉलो होगा, याद रखना। सब्जेक्ट टू का मतलब लिख लो, अगर अग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तो वही फॉलो होगा, तो वही फॉलो होगा। अगर नहीं लिखा तो फिर यही फॉलो होगा, याद रखना। ठीक है, क्या क्या है, बोला लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आर टू बी पेड, बोला लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आर, मतलब लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आर टू बी पेड। लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया, अगर मान लो बिजनेस बंद हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन में लॉस होता है, रियलाइजेशन में लॉस होता है तो कैपिटल नेगेटिव में चला जाता है, तो कैपिटल जो नेगेटिव में जाता है उसको कैसे पेमेंट करना, बोला आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन उस वक्त का जो रहेगा वो, या फिर किसी पार्टनर का कैपिटल ही नेगेटिव में है तो रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट होगा वो उससे पेमेंट किया जाएगा। आउट ऑफ कैपिटल देन, आउट ऑफ कैपिटल देन का मतलब या तो प्रॉफिट से पेमेंट होगा या तो कैपिटल से पेमेंट होगा, या फिर बाई पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पेमेंट करेंगे। ये आप लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जब आएंगे ना तो उसके अंदर पढ़ेंगे आप, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, व्हेन सम ऑफ पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, व्हेन वन पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, ठीक है, व्हेन नो वन इज इंसॉल्वेंट एंड वांट टू डिसॉल्व द फर्म, ऐसे करके।
तो ये वही बोला कि आउट ऑफ प्रॉफिट देना है, आउट ऑफ कैपिटल देना है, या फिर पार्टनर जो होंगे इंडिविजुअली शेयर करते हैं रियलाइजेशन का लॉस, या फिर जो डेफिशिएंसी इन कैपिटल होता है पार्टनर का, वो गार्डनर वर्सेस मुर्रे के रूल अप्लाई होता है इसमें, उसके हिसाब से। ठीक है, तो याद रखना आपको, आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब किसी और को रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ है, या फिर जैसे कैपिटल नेगेटिव में, डेफिशिएंसी में कैपिटल है, तो जब बनाते हैं ना, डिजॉल्व होता है फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होगा वहाँ से वो एडजस्ट होगा, ऐसे करने के लिए बोला। ठीक है, तो खैर आपको इतना कुछ नहीं पूछेगा अभी, क्योंकि अभी अपने पढ़ा नहीं, इंटर में पढ़ेंगे वो, तो आप सब हाँ हाँ, प्रॉफिट है मतलब उस समय जो प्रॉफिट बोला ना, प्रॉफिट देन मतलब रियलाइजेशन का प्रॉफिट। ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल देन मतलब करंट अकाउंट में डेफिसिट है, इसमें क्या है, डेफिसिट नहीं है, तो उससे कैपिटल से एडजस्ट करवा दिया। या फिर उसका कैपिटल में डेफिसिट है, रिलेशन का भी लॉस आया है, तो अदर पार्टनर जो रहेंगे वो क्या करेंगे, उसका डेफिसिट को अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे, वो होता है। तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट का बेसिकली इम्पैक्ट है। और इसमें आपको उतना कुछ नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछे कि लॉस इंक्लूडिंग डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैसे पेमेंट होगा, आपको याद रखना, आउट ऑफ प्रॉफिट देन, आउट ऑफ कैपिटल देन, या फिर बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंट पे का हिसाब से वो। अच्छा, एसेट ऑफ द फर्म प्लस कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स ऑन अकाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मस्ट बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। बोला एसेट ऑफ द फर्म प्लस कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स ऑन अकाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, बोला सारा पैसा एसेट का प्लस, मतलब ये जब पेमेंट, इसको बोलते हैं पीसमेल, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, को बोलते हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। जब पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तब कैसे बोला होगा, जब पैसा बांटेंगे सबको, तो बोला सारा एसेट ऑफ द फर्म प्लस जो पार्टनर लोग पैसा दिया वो मिला करके कैसे कैसे पेमेंट होगा। सबसे पहले आउटसाइडर को पेमेंट देना है, ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स का लोन देना है, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल देना, और बैलेंस का जो अगर बचा पैसा तो प्रॉफिट रहेगा, बढ़ जाएगा, नहीं बचा तो रियलाइजेशन का लॉस रहेगा, वो भी क्या होगा, डेफिशिएंसी शेयर हो जाएगा। तो इस तरह से देना, पहले आउटसाइडर को देना है, फिर पार्टनर का लोन देना है, फिर पार्टनर का कैपिटल देना है, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये इनका लिखा हुआ है, जब आप रेजोल्यूशन पढ़ेंगे ना तो टीचर वहाँ डिटेल में पढ़ाएगा इसको। हमें एकदम एग्जैक्टली डिटेल सवाल नहीं पूछता इस पर, पार्टनरशिप बिजनेस में, मतलब इसमें तो आपको यहाँ ऐसे डिटेल में इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ आपको बस ऑर्डर याद रखना होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन बन के केस स्टडीज आएगा, ये केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो एक्स वाई पार्टनर है फर्म में, एक्स मर गया, इट इज ट्रांसपायर्ड दैट कंट्रीब्यूटेड 6,60,000 टू द कैपिटल ऑफ द फर्म एंड वाई ओनली 40,000 रुपया, द एसेट अमाउंटेड टू 2 लाख रुपया, द डिफिशिएंसी 6 लाख प्लस 40,000 माइनस 2 लाख 5 लाख रुपया वुड हैव टू बी शेयर्ड इक्वली बाई वाई एंड एक्स का स्टेट। अच्छा 49 पेमेंट ऑफ डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट्स। इसका कहने का क्या मतलब है कि फर्म का डेट और पार्टनर का डेट में क्या डिफरेंस है। जैसे देखो क्या होता है, जब डिसोल्यूशन होता है तो फर्म के डेट, फर्म पार्टनर पर्सनली भी लाइबल होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो होगा क्या, पार्टनर का जो, जैसे मान लो फर्म है, उसको वहाँ पेमेंट करना हमको सबको, तो क्या होगा, सबसे पहले फर्म का जो एसेट होगा उसको बेचेंगे, और जो पैसा रियलाइज होगा वो रियलाइज होगा। उसके बाद क्या होगा, सारा पार्टनर से पर्सनली पैसा मांगेंगे, अगर फिर भी नहीं पेमेंट हुआ तो मान लो किसी पार्टनर को पर्सनल लाइबिलिटी भी तो होता है। मान लो कोई पार्टनर बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, उसके पास रुपया ये 40 लाख रुपया, ठीक है, तो 40 लाख पूरा नहीं मांग सकता, क्या करेगा, पहले 10 लाख अपना चुकाएगा, फिर 30 लाख यहाँ देगा। मतलब पहले पर्सनल प्रॉपर्टी से पर्सनल लाइबिलिटी माइनस होगा, फिर जो बचेगा वो फर्म में आएगा। तो ये बोल रहा है, इस तरह से ये बोलना चाहता है। वेर देर आर ज्वाइंट डेट्स ड्यू फ्रॉम द फर्म एंड ऑल्सो सेपरेट डेट्स ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस in payment of the debt of the firm, and if there is any surplus then the share of each partner shall be applied to the payment of each separate debt or paid to him, ठीक है। सेपरेट प्रॉपर्टी, इसमें सेपरेट डेट का मतलब है कि अगर मान लो आपस में पार्टनर का अगर लोन है तो सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट एंड सरप्लस इफ एनी पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द फर्म।
तो बताया है पहले कि अगर मान लो पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब हमको पेमेंट करना है डेट, ठीक है, 2 लाइन में लिखा हुआ एकदम सिंपल है, कुछ भी सोचना नहीं है। फर्म को अगर डेट पेमेंट करना है तो फर्म डिजॉल्व हो रहा है, फर्म का लाइबिलिटी पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो पार्टनर लोग से पैसा मांगा जाता है। तो पहले पार्टनर लोग अपना पर्सनल लाइबिलिटी माइनस करेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो फर्म में देगा। मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी से जो पार्टनर का पैसा आएगा ना फर्म में, वो सिर्फ वही आएगा जो पर्सनल प्रॉपर्टी में से पर्सनल लाइबिलिटी माइनस होने के बाद बच रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, दूसरा पॉइंट में ये बोला है जो मैंने बोला आपको। उसके बाद, if the property of the firm shall be applied in the first instance in payment of debt of the firm, and if there is any surplus, then the share of each partner shall be applied to the payment of his separate debt or paid to him. सेपरेट डेट और पेड टू हिम का मतलब क्या हो गया? अगर मान लो फर्म के पास, फर्म का किसी से कोई लेना देना है, मतलब कोई पार्टनर है वो फर्म को लोन दिया है, तो फर्म को लोन दिया है तो पहले क्या होगा, फर्म का डेट पेमेंट होगा, उसके बाद वो फर्म पार्टनर का डेट को पेमेंट करेगी, बस ये और कुछ नहीं, सेपरेट अगर डेट है तो। ठीक है, तो 2 तरीका से ये हो गया। उसके बाद पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिजोल्यूशन, अगर कोई भी आदमी पर्सनल प्रॉफिट अगर डिजोल्यूशन के बाद में अर्न किया रहेगा तो वो पर्सनल प्रॉफिट का हिस्सा सबको दो। देखो, where a firm is dissolved by the death of a partner and the surviving partners or the surviving partners along with the representative of the deceased partner carrying on business of the firm, any personal profit by them before the firm is fully wound up, जब तक फर्म फुल्ली वंड अप नहीं हो जाता तब तक अगर कोई भी पर्सनल प्रॉफिट किया है तो उसको अकाउंट फॉर कराओ, अकाउंट फॉर बाई देम टू द अदर पार्टनर। दस लीज एक्सपायरिंग ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर विच इज रिन्यूड बाई सर्वाइविंग पार्टनर्स बिफोर फाइनल वाइंडिंग अप belongs to the partnership. This section has to be read with section 53, which provides that in the absence of any agreement to the contrary, each partner or his representative is entitled to restrain other partners from carrying on a similar business in the name of the firm or from using the property of the firm for their own benefit till the affairs of the firm are completely wound up. तो आपको बस इसमें एक लाइन याद रखना है, बिफोर फाइनल wound up no partner can, बिफोर ने टिल लिखो ना, टिल 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 वर्ड विल बी बेस्ट वर्ड, टिल फाइनल wound up no partner can carry on business on firm's name or carry on business on the firm's name, फर्म के नाम पर बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकता और कैनॉट और कैनॉट और नहीं, एंड लिखो, एंड कैन नॉट अर्न एनी पर्सनल प्रॉफिट, एनी पर्सनल प्रॉफिट। ठीक है, और अगर ये सब करता है तो इफ डिड दिस देन अकाउंट फॉर द प्रॉफिट्स टू ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। अगर ये ऐसा करता है तो सारा रिमेनिंग पार्टनर को प्रॉफिट बताना या देना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट,
रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मच्योर डिजोल्यूशन, बोल रहा कि प्री मच्योर डिजोल्यूशन हो गया, उसके लिए प्रीमियम हम पेमेंट कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई बिजनेस में एंटर करने के लिए ना पैसा दिया एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा दिया है, बिजनेस इतना दिन तक चलेगा ऐसा बोला गया उस टाइम पर। मान लो उससे पहले ही बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। जब अगर उससे पहले ही बिजनेस बंद हो गया तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो प्रीमियम का पैसा है उसको पेमेंट वापस कर दे, मतलब रीपेमेंट कर देना पड़ेगा। देखो, हाँ देखो, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अर्लियर देन द पीरियड फिक्स्ड, अर्लियर देन द पीरियड फिक्स्ड, the partner paying premium is entitled to return of the premium as such part thereof as may be reasonable, regard being had to the terms of the agreement and to the length of the time during which he was a partner except when partnership is dissolved। बोल रहा है कि हमको कैलकुलेट कैसे करना होगा, कितने टाइम के लिए फिक्स था पार्टनरशिप बिजनेस या फिर कितना लेंथ था पार्टनरशिप बिजनेस का, एक्सेप्ट इन सब केसेस में रहेगा तो ये डिस्कस नहीं करेंगे। ड्यू टू द डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स, मेनली ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर्स पेइंग द प्रीमियम और परसुएंट टू एन एग्रीमेंट कंटेनिंग नो प्रोविजन फॉर द रिटर्न ऑफ द प्रीमियम और एनी पार्ट देयर ऑफ, मतलब इस केस के लिए होगा तो प्रीमियम का पेमेंट नहीं होगा, ठीक है, नो पेमेंट है मतलब। द पार्टनर पेइंग द प्रीमियम गेट्स प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ द प्रीमियम वेयर द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। क्या क्या होगा, without a fault of either of the party or owing to fault of the both or on account of the fault of the partner receiving the premium or due to insolvency of the partner receiving the premium where the partner paying the premium was unaware of the others embarrassing circumstances at a time of entering into the partnership। वो क्या बोल रहा है कि पार्टनर जो प्रोपोर्शनेट, यार काम तो हमारा ये तो क्या, प्रोपोर्शनेट प्रीमियम उसको मिलेगा, ठीक है, where the partnership is dissolved without the fault of either party, मतलब प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होगा, पहला बात है। तो जो डिसोल्यूशन है वो किस किस तरह से होगा, किसी भी पार्टी के विदाउट फॉल्ट का डिसोल्यूशन हो गया। भाई बोला कि प्रीमियम का पैसा जो दियो तुमको प्रोपोर्शनेटली मिल जाएगा, ठीक है, बिजनेस में एंटर करने के लिए जो दियो, तो अगर किसी के बिना फॉल्ट का डिसोल्यूशन हुआ तो मिलेगा, ओविंग टू द फॉल्ट ऑफ बोथ यानी दोनों का फॉल्ट ऑफ से हुआ तो मिलेगा, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्ट ऑफ द पार्टनर रिसीविंग द प्रीमियम तो मिलेगा, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर रिसीविंग द प्रीमियम। नहीं, इसमें कुछ गलत लिख दिया क्या, ठीक है लिखो, हम इसमें थोड़ा सा छोटा सा चीज़ लिखवाएंगे, लिखो तो, लिखो सेक्शन 51। रिटर्न मतलब पार्टनर से बिजनेस में एंटर करने के लिए पैसा दिया था, तो वो पैसा दिया, बोला कल ही बिजनेस बंद कर दिया, पैसा दिया बिजनेस में एंटर करने के लिए और कल ही वो बिजनेस बंद कर दिया, तो भाई हम जो दिए हैं बिजनेस में एंटर करने के बाद रिटर्न करो मेरे को, हम तो इसीलिए दिए ना कि तुम्हारा बिजनेस चलेगा, पैसा है, कमाएंगे ऐसा करके, ठीक है। ये पॉइंट ऐसा काट दो, छोड़ो, इसमें इतना कुछ पूछेगा नहीं, ऐसा ये पॉइंट काट ही दो, तो लिखवाने का मतलब नहीं एक्स्ट्रा, ये पॉइंट ऐसा काट दो, जो लिखा हो वो पढ़ो। मतलब अगर बिजनेस में एंटर करने के लिए कोई प्रीमियम दिया और बिजनेस फिक्स पीरियड के लिए चल रहा है, तो फिक्स पीरियड के लिए अगर चल रहा है तो फिक्स पीरियड के बाद ही वो खत्म होना चाहिए बिजनेस। अगर मान लो बीच में ही खत्म कर दिया बिजनेस, ठीक है, तो भाई जो पैसा दिया वो लौटाओ दो मेरे को, प्रोपोर्शनेटली मतलब 10 साल के लिए तुमको हम 1 लाख रुपये दिए हैं, ठीक है, तो हमको प्रोपोर्शनेटली लौटा दो। तो बोला किस किस केस में तुमको नहीं लौटाए जाएंगे प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, जब तो उसका मिसकंडक्ट से होगा, जो पार्टनर पे कर रहा उसके मिसकंडक्ट से होगा, या फिर डेथ वेथ हो गया तो किसी का, क्योंकि हम जानबूझ के थोड़ी किए बंद, अगर जानबूझ के बंद करेंगे तो लौटाना पड़ेगा, अदरवाइज लौटाना नहीं पड़ेगा। तो इससे सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा अगर, तो सिर्फ प्लेन केस स्टडी अगर पूछना हो, नहीं, जो पैसा डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टनर मतलब कोई पार्टनर मर गया, जो पैसा दिया वो मरा, वो नहीं, कोई पार्टनर मर गया, तो अगर इससे केस स्टडी तो प्लेन केस स्टडी पूछेगा, कोई एकदम से ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछेगा। इसके ऊपर वाला जो पढ़ा आपने उससे ही पूछेगा तो प्लेन केस स्टडी, खाली प्लस माइनस,
ठीक है, और कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या चीज़ रोक दिया? आ जाओ। अच्छा ठीक है, चलो। ये मतलब बोला किसी कोई अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा, जो आप दे देंगे वो सब बिजनेस में रह जाएगा। तो ठीक है, और कुछ नहीं। अग्रीमेंट में ही लिखा है एंटर करने के टाइम जो दे रहे हो वो नहीं मिलेगा। चलो, अब लास्ट का 2 पॉइंट है, शांति से चुपचाप पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद चले जाना घर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ लो पहले। बोला राइट ऑफ राइट्स वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रेस्किंडेड फॉर फ्रॉड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। बोला कि अगर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के चलते पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कैसे होगा, कैसे पटेगा पैसा, किस तरह क्या होगा, देखो। बोला वेर अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग पार्टनरशिप इज रेस्किंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड या misrepresentation of any of the parties thereto, the party entitled to rescind the contract is entitled to lien on the surplus or the asset of the firm remaining after the debts of the firm have been paid for any sum paid by him for the purchase of share in the firm and for any capital contributed by him। बोला कि पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हो रहा है फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के चलते, तो जो पार्टी मतलब जो अग्रीड पार्टी है वो लियन कर सकता है सरप्लस पे या फिर एसेट्स पे। सरप्लस मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो बचा देने के बाद में उस पे। ठीक है, किस लिए? जितना पैसा वो दिया था टू परचेज द शेयर इन द फर्म या एंड फॉर एनी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। शेयर परचेज करने के लिए भी तो पेमेंट देते हैं हम, और कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, दूसरा टू रैंक एज अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड बाय हिम टुवर्ड्स द डेट ऑफ द फर्म। बोल रहा है कि अगर उसने फर्म का कोई पेमेंट किया होगा अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से, फर्म का कोई लाइबिलिटी था नहीं, बैंक कोडी था, उसको पेमेंट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो क्रेडिटर के तौर पे रैंक होगा उसका। मतलब होता ना भाई, आउटसाइडर लाइबिलिटी पहला वाला दिखा था ऊपर में, तो वो आउटसाइडर लाइबिलिटी में आ जाएगा। एंड टू इंडेमनिटी फ्रॉम द पार्टनर्स गिल्टी ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट ऑल डेट ऑफ द फर्म। बोला कि उसको ना इंडेमनिटी मिलना चाहिए जो पार्टनर गिल्टी है उसके द्वारा पूरा डेट ऑफ द फर्म के लिए, कि मतलब फर्म का कोई भी पैसा आके उससे कोई ना मांगे, क्योंकि फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन तुम लोग किया तो हम लोग तुम हमको इंडेमनिफाई कर दो भाई। ठीक है, ये 3 चीज़ है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इंडेमनिफाई करेगा अग्रीव्ड पार्टी को कौन? रिमेनिंग पार्टनर जिसने फ्रॉड किया होगा। ठीक है, और कुछ नहीं। सेक्शन नंबर 55 इंपॉर्टेंट है। आज जो पढ़ा दिया इंपॉर्टेंट है सब। अच्छा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस 2 से 3 बार रीडिंग है। ठीक है, पार्टनरशिप का रीडिंग करते वक्त हिंदी में अंग्रेजी में जो समझ में आए उसके बगल बगल में लिख लेने का। ठीक है, उसको समझने के लिए। आ जाओ। इन सेटलिंग, हमें फिजिक्स नहीं पढ़ना है। इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द गुडविल shall subject to contract between the partners be included in the asset and it may be sold either separately or along with the other property of the firm। इसको मैंने थोड़ा पढ़ा भी रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुडविल के बारे में। बोल रहा है पहला पॉइंट बोल रहा है गुडविल जो है ना वो फर्म की प्रॉपर्टी होती है, आइदर उसको सेपरेटली बेच सकते हैं या फिर एक साथ बेच सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है राइट ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ गुडविल। बोला जो गुडविल को बाई करेगा उसका राइट क्या है और जो गुडविल को सेल करेगा उसका राइट क्या है।
वेयर द गुडविल ऑफ फर्म इज सोल्ड आफ्टर डिसोल्यूशन अ पार्टनर में कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द बायर। बोल रहा है कि अगर गुडविल बिक गया तो जो गुडविल खरीदा है उसके मतलब उसके कंपटीशन में चाहे पार्टनर चाहे तो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है एक ही नाम से, ऐसा करके। एंड ही में एडवर्टाइज सच बिजनेस बट सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड द बायर। बोला वो एडवर्टाइज भी कर सकता है उसी तरह से, लेकिन अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर अग्रीमेंट में लिखा नहीं तो मैं नहीं कर सकता, अगर लिखा कर सकता तो कर सकता है, ठीक है। नहीं, अरे पार्टनर कौन बेचेगा? फर्म डिसॉल्व हो गया, गुडविल जो फर्म का निकला वो बिक गया, कोई XYZ एक बायर खरीद लिया, तो उसी फर्म के गुडविल के हिसाब से बिजनेस हम भी करना चाहते हैं। जो फर्म डिसॉल्व हुआ उसमें का एक पार्टनर, तो वो कर सकता है। लेकिन करने के टाइम पर ना जब गुडविल बिकता है तो अग्रीमेंट होता है, तो उस अग्रीमेंट में क्या लिखा होगा देखो, ही मे नॉट यूज द फर्म नेम, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन, ही मे नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, ही मे नॉट सॉलिसिट द कस्टम ऑफ पर्सन हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर इट्स डिसोल्यूशन। क्या है मतलब? बोला वो फर्म का नाम यूज नहीं करेगा, वो अपने आप को फर्म का बिजनेस कैरी करने और रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो फर्म का पुराना क्लाइंट लोग को अपना क्लाइंट नहीं बनाएगा। ये 3 चीज, ठीक है। हाँ, अच्छा एक बात, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है, फॉलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें सब मैंने डिटेल में लिखवाया, वहाँ पे लिखवाया कि नहीं लिखवाया, लोकल लिमिट ये वो फलाना ढिमका सब लिखवाया। आ जाओ, लास्ट पॉइंट है, मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस कैसे देना आपको? ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एंड एटलीस्ट वन वर्नाक्यूलर लोकल लैंग्वेज इन न्यूज़पेपर में सर्कुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द फर्म टू विच इट रिलेट्स हैज इट्स प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। याद रखना, जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका बिजनेस है या जहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसी डिस्ट्रिक्ट में लोकल लैंग्वेज में देना पड़ेगा एक न्यूज़पेपर में। In case of a registered firm, in addition to the above notification, a notice is also required to be served on the registrar of firm। मतलब जो रजिस्टर्ड फर्म रहेगा वो रजिस्ट्रार को भी देगा। मतलब किस किस को देना? 3 चीज देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। हाँ, ऑफिशियल गैजेट वो लगा देते हैं वहीं पर। दूसरा क्या आएगा? लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है, जहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, याद रखना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ होगा, ठीक है। प्लस तीसरा, अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को भी देना पड़ेगा, ऐसा 3 है। तो ये हमारा पार्टनरशिप ख़त्म हुआ, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार रिकैप्चुलेट या रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो आज के लिए बस इतना, शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ कंपनी जेट के साथ में, ठीक है। चलिए फिर।